everyone. How are you all? This is Simpi here. So again today's topic is cash flow statement. So पहले जैसे कि मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसके बाद मेरा ये वाला टॉपिक आज हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है. तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग 3 एक्टिविटीज़. दैट व्हाट डज द 3 एक्टिविटीज़ मीन, what are the examples or what are the various transactions that can be categorized into different activities according to their nature, according to everything. So चलिए मेरे साथ. और उससे ये देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर बताया गया है कि वाई यू पुट द activities of your business into separate parts in cash flow statement. फर्स्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो भैया वो वाला दिखाइए जो सत्य वाला नेट प्रॉफिट है. अब आप भी बोलेंगे ये क्या टर्म मैम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं है. हाँ जी, बिल्कुल सत्य वाला नेट प्रॉफिट. जो इन्वेस्टर है, अगर आपकी कोई कैश फ्लो देखना चाहता है तो वो सिर्फ आपके उसी प्रॉफिट को देखना चाहता है जिसमें आपने अलग से सब कुछ डिपिक्ट किया कैश फ्लो में कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से क्या पैसा आया, क्या गया, इनफ्लो आउटफ्लो. अगेन आपको फाइनेंसिंग से क्या पैसा आया और क्या गया, उसको अलग अलग से डिफरेंशिएशन चाहिए सो दैट ही कैन पॉइंट आउट, ही कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर बिजनेस. सो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की ओर से इशू हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंगली वो सत्य वाला नेट प्रॉफिट यही है कि आप अपने पहले प्रॉफिट में से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को अलग कर दें ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट पता चल जाए कि एक्चुअली में आपके बिजनेस के साथ क्या हो रहा है. आपने इतनी नॉन कैश चीज़ें, फालतू चीज़ें डाल रखी होती हैं कि ऑपरेटिंग कैश तो पता चल ही नहीं पाता भाई एक्चुअली क्या है. आपने इतना प्रॉफिट नीचे गिराया होता है कि उसके कारण आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता लग पाता. तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते पहले. तो व्हाट इज़ द की इंडिकेटर? इट इज़ द की इंडिकेटर द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस ऑपरेशंस हैव जनरेटेड कैश. कि आपने बिजनेस से कितना कैश, कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ थी उसके ऑपरेशन से आपको कितना कैश आया. देन इट इंडिकेट वेदर जनरेटेड कैश इज एबल टू पे योर डिविडेंड्स. क्या आपका जो इतना पैसा आया कि आप उससे डिविडेंड पे कर सकते हैं, आगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इससे ये पता चलता है, या आप कुछ एडवांसेस दे सकते हैं लोगों को. उसके बाद दूसरी एक्टिविटी क्या बोलती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये सारा कुछ आपका पेज 5.11 टी.एस. गरेवाल की बुक में ये तीनों चीज़ें, ये चार्ट बना हुआ है टॉप ऑन द टॉप ऑफ द पेज. तो कैश, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? कैश राइजिंग फ्रॉम investing activity shows the extent to which expenditure has been incurred for the purchase of fixed asset, long term investment to generate future income. कि आपने कितना पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट्स में, क्या क्या इन्वेस्ट करा, क्या क्या खरीदा बिजनेस में, कि इसमें बात हो रही है आपके फिक्स्ड एसेट्स की और इनटेंजिबल एसेट्स की. इनके अंदर आपने कितना पैसा लगाया और इनके अंदर पैसा लगाने से आपको फ्यूचर इनकम में क्या फ़र्क पड़ा. कि आपके जैसे आप एक मशीन खरीदते हैं, पहले आपका आउटपुट था 100 यूनिट का, दूसरी आपने 2 मशीन्स और ख़रीद ली तो आपका आउटपुट क्या बढ़ा, 300 हुआ. उससे आपकी इनकम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा. उसके बाद चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अलग से बहुत ज़रूरी है शो करना, बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन असेसिंग द क्लेम्स ऑन फ्यूचर फ्लोज. कि आपके जो फ्यूचर फ्लोज हैं उसके ऊपर क्या क्लेम्स हैं, कि आप बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू द एंटरप्राइज. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो आप फाइनेंस करवा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए. जैसे कि आप बिजनेस में आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो यू टेक मनी, यू रेज लोन, यू टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. देन वो लोन आप अपने बिजनेस में डाल रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट इज़ क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. तो वो सब कुछ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. अब चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू कैटेगराइज वेरियस आइटम्स इनटू दीज एक्टिविटीज. सो आई विल बी यूजिंग ऑपरेटिंग ओ, ऑपरेटिंग के लिए ओ, फाइनेंसिंग के लिए एफ एन और इन्वेस्टिंग के लिए आई.
तो चलिए फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारा, इधर से देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी है हमारा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी। क्या आप मुझे बताइए कि आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, तो जब आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर ये आपके पास पैसा होगा तभी आप परचेज़ करेंगे दूसरों की सिक्योरिटी, दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी, तो फिर यह आपकी फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो है जब आप कोई परचेज़ करते हैं फिक्स्ड एसेट में, या फिर उसको सेल करते हैं, या कोई इनटेंजिबल एसेट को परचेज़ करते हैं। तो आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं। सिक्योरिटीज़ इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स, सो हेयर इट इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई यूज़ आई फॉर इन्वेस्टिंग। सो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी, जब आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल किया है, तो सेल कर रहे हैं, आपको पास पैसा आ रहा है, सिक्योरिटीज़ को बेच के आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये आपका हो गया फाइनेंस। आप फाइनेंस करवा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। लोन्स एंड एडवांसेस में दिस इज ओनली यू विल ओनली एडवांस सर्टन लोन्स because if you have spare money, and again this you are investing, this is your investments। तो sale of investment, अगेन इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स्ड है तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो अगर आप उसको बेच रहे हो तो अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर ही आएगा। देन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, पैसा आपको तभी कोई चीज़ पे मिलता है अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो। इन्वेस्ट अगर आपने कर रखा है तो आपको वो चीज़ आपकी इनकम है, और कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट वही है दोबारा से कि अगर आप कोई इंटरेस्ट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो गेन योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट्स योर इनकम ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। You earned income on your investments, so to be shown under investing activity. Interest paid on debentures, you pay interest only in case of when you finance something। अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तभी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बाहर, तो जब आप फाइनेंस करवाते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ना प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशूड, आपको पैसा आ रहा है, आपने शेयर इशू किए, मतलब आप फाइनेंस करा रहे हैं, तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पर अगर मैं बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन करती है जिसका काम है सिक्योरिटीज़ को बेचना और ख़रीदना है, देन ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाती। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स अगेन इज़ योर इनटेंजिबल एसेट, तो पेटेंट्स को अगर आप बेच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज गुडविल इज़ अ इनटेंजिबल एसेट। कैश परचेज अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है, जब आपने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है तो दैट इज़ योर ट्रेड पेबल, तो आप कैश पे कर रहे हैं अगेंस्ट ट्रेड पेबल, तो आपकी ये किसका पार्ट बनेगा, ये आपकी उसका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। इट इज़ नॉट टू बी शोन हेयर, ये आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हैं तो आपकी कोई डिविडेंड आप तभी पे करते हैं जब आपने कोई चीज़ फाइनेंस करवाई हो, जैसे आपने कुछ शेयर्स इशू किए हो, तो यू आर पेइंग सर्टेन डिविडेंड, इज अगेन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट हमें कब लेना पड़ता है, जब जैसे मेरा अकाउंट है उसमें पैसे कम हैं, बट आई हैव मेरे पास बैंक ने लिमिट दी है कि आप इतने तक विड्रॉ अपना मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में से। तो ओवर विड्रॉ तभी होता है अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें अगर इंक्रीज़ आ रहा है तो मेरा ये क्या बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रपोज डिविडेंड की ओर। प्रपोज डिविडेंड इज द डिविडेंड ऑल्सो कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। सो प्रपोज डिविडेंड इज बोथ ऑन वो आप बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे करते हैं एंड आर पेड आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो वो तभी होता है, तभी पे करते हैं जब एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिक्लेयर हो जाए। तो डिक्लेयर होने के बाद इट हैज़ बीन प्रिज्यूम दैट प्रपोज डिविडेंड अपेयरिंग इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो ये मान लिया जाता है कि जो अब आप करंट ईयर में डिविडेंड पे कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा होगा, वो डिक्लेयर हुआ होगा। तो पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है जो आपने डिक्लेयर किया होगा वो आप इस साल पे करते हैं करंट ईयर में, तो आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही अपने जो आप नेट फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कंप्यूट करेंगे तब आपको वो प्रीवियस ईयर वाला ही डिविडेंड लेना है। एंड व्हाट इज इंटरम डिविडेंड,
अच्छा, इसका ट्रीटमेंट पहले हम देख ले, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। अगर आपके पास मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, प्रीवियस ईयर लाइक 2020 एंड 2021, इसका आपको प्रपोज डिविडेंड ऐसे बैलेंस शीट में दे रखा है 20,000 एंड 10,000, एंड कोई एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आप 2020 प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही मानेंगे कि ये आपने पे किया होगा इस साल, तो दिस फिगर यू विल पिक। और मैं आपको इंटरिम डिविडेंड भी बता देती हूँ। इंटरिम डिविडेंड इज़ द डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो वो आपका जो भी आपका पेड होगा दैट यू विल टेक इन net computing net profit before tax and extraordinary items. So I hope you have liked this video and please subscribe my channel. Thank you for watching.